एक मिनट, है ना, अभी भेजता हूँ। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सर जेई में पीओसी भी है। बट मैं भी बता रहा, पीओसी कोई अलग से नाम से चैप्टर नहीं होता है ना, जो बताता हूँ। सर्दी हो गया है मुझे भी, है ना। ये तो नहीं बोल सकते हैं सर्दी में कोरोना है क्या है, बट कुछ सर्दी हुआ है मुझे। सबको हुआ है सर। सबको हुआ है सर्दी? बोरीवली में तो सिर्फ 5 ही बच्चे आते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ बच्चों, क्या तुम लोग के ग्रुप पे कुछ मिला है तुम लोगों को? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो मतलब ये है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अगर तुम ध्यान से देखोगे, देखो मैं स्क्रीन पे शेयर भी करके दिखा देता हूँ तुम लोगों को। तो एक डिवाइस से मैं नेट चला गया, अभी थोड़ी देर में आएगा, है ना। इतने यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं क्या है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, है ना। ये भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नोट्स। तो अगर देखोगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है, सर आपका आवाज नहीं आ रहा। आवाज पहुंच पा रही तुम लोग तक? बहुत ही ब्रेक हो रही है सर, बहुत ब्रेक होके आ रही है आवाज। अभी आ रहा है मेरा आवाज? हाँ सर। अभी मेरा अभी शायद नहीं है। अभी ब्रेक नहीं हुआ। अभी क्लियर है? सर आपके भी बहुत ब्रेक होके आ रहे हैं। तो क्या है
हाँ बच्चों, क्या अभी मेरा आवाज आ रहा है तुम लोगों को? हाँ सर, अभी क्लियर आ रहा है। अच्छा, हाँ कुछ शायद लाइट बीच में चला गया था, अभी वापस आ गया है। हाँ तो जो तुम लोगों को स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा था, फिर से मैं वापस शेयर कर देता हूँ। क्या है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, है ना? सो एज पर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज कंसर्न, ये मैंने शायद तुम लोगों को ग्रुप पे भी भेजा है ना? सो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में फिर ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, फिर ग्रीन केमिस्ट्री, कुछ कुछ कहानी है। लास्ट ईयर्स जेई मेन में या नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं वो सब भी यहाँ है। मतलब आई होप ये चैप्टर पढ़ के इस टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, विच इज नॉट ए रिन्यूएबल सोर्सेज और नियोस्फीयर इज द सिनोनिम्स ऑफ एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर। भाई ये क्लास 7th 8th का जैसे साइंस नहीं होता था, वो है ये चैप्टर, है ना? मेन पॉल्यूटेंट अमंग द फॉलोइंग CO, N2, CO2, सल्फर, है ना? क्या बच्चे चैप्टर पढ़ लोगे अपने आप से कि नहीं, इन्वायरमेंटल? हाँ हाँ। सर। इसमें वो सब भी है कि प्रीवियस ईयर, है ना, नीट या AIPMT जो पहले होता था, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसके बेस पे। तो नीट और जेई मेन बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है, इस पर क्वेश्चंस के लेवल्स आर कंसर्न। और ये वो है जो प्रीवियस ईयर जेई मेन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इनके सॉल्यूशंस भी हैं। ये प्रीवियस ईयर जेई मेंस, है ना? जेई एडवांस में नहीं आता है, बस जेई मेन में, है ना? ये सब वो क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर जेई मेन में पूछे गए हैं और उनके आंसर्स भी हैं, ऐसा करके, है ना? समझ लिया क्या है चैप्टर ये वाला, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री? हाँ। कर पाऊंगे चैप्टर को? हाँ सर। और कौन सा चैप्टर से जल्दी बताओ ऐसा है एकदम बेकार वाला चैप्टर है? देखो सरफेस केमिस्ट्री भी ऐसा, और सरफेस केमिस्ट्री भी तुम लोग के सिलेबस में भी है ना, टेस्ट के है। हाँ सर। हाँ। हाँ सर। सरफेस केमिस्ट्री भी एकदम ही खराब चैप्टर बोलते हैं इसको। मतलब टेस्ट में दिया ही इसलिए जाता है चैप्टर जिससे बच्चे पढ़ें, अदर बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को, ऐसा चैप्टर है। सर ये सारे चैप्टर मॉड्यूल में है ना? बेटा ये सारे चैप्टर मॉड्यूल में है? या सरफेस, हाँ सर, सरफेस एनवायरमेंटल। ये सब तुम लोग के मतलब बोर्ड्स में होता है। जैसे ये जो अपना महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 11th में है केमिस्ट्री, और NCERT बुक इज कंसर्न ये क्लास 12th में है चैप्टर, है ना? देखो मिला तुम लोगों को ग्रुप पे सरफेस? यस सर। उसमें भी है प्रीवियस ईयर जेई मेन में या नीट में किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं। और तुम लोग की हेल्प के लिए देखो मैं थोड़ा सा और करता हूँ। सरफेस मैं थोड़ा बहुत समझा भी सकता हूँ, बट बहुत ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। पहले एक बार समझ लो क्या है सरफेस। सरफेस केमिस्ट्री में कोलॉइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट, ये सब नाम क्या कभी पहले सुना है तुम लोगों ने? हाँ बच्चों? हाँ सर। नहीं सर। रुको मैं दूसरे डिवाइस पे भी ज्वाइन कर लेता हूँ जिससे मैं लिख पाऊंगा, थोड़ा कुछ पढ़ाऊंगा, है ना? और पहले बताओ कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें लग रहा है कि बहुत परेशान करने वाला है? एवरीडे लाइफ वाला। क्या कौन सा? हाँ जो और कौन सा चैप्टर ऐसा लग रहा है तुम लोगों को जो परेशान करने वाला चैप्टर था? एक सरफेस था, एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री था, और POC किधर से कर? POC प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक मिनट रुको भाई।
पॉलीमर एंड पीओसी, तो उसका कुछ नोट्स भी होगा, मतलब मुश्किल, एक मिनट को, है ना। पॉलीमर एंड पीओसी, देखो अगर ये क्वेश्चंस तुम लोग कर पा रहे हो तो कभी भेजा है मैंने, है ना। कुछ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने तुम लोग कुछ भेजा है ना, मिला है तुम लोगों को? Yes, sir. यस यस सर। ये वो है जो क्वेश्चंस कर सकते हो, बाकी नोट्स, नोट्स ये मॉड्यूल में भी चैप्टर है, कुछ है उसमें बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर एंड पीओसी के नाम से। हाँ बच्चों, हाँ सर, लास्ट में। चलो अब मैं इसमें से इन तीन में से जो मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को नोट्स भेजे हैं या भेज रहा हूं, अभी और भी आ रहा है, पॉलीमर का नोट्स भी आ रहा है, कोई भी एक चैप्टर में या दो चैप्टर में ब्रीफ कर दूंगा बेटा, है ना। प्लस समझ लो कहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ सकते हो। पॉलीमर्स, पॉलीमर्स यू नो एनसीईआरटी बुक या अपने स्टेट बोर्ड के बुक से भी पढ़ सकते हो, पॉलीमर वाला चैप्टर जो है ना। पॉलीमर कभी पहले नाम सुना है तुम लोगों ने? हाँ बच्चों, यस हाँ सर। हाँ, सुना हुआ होना चाहिए तुम लोग, है ना। रुको, पॉलीमर का मैं कुछ और भी भेजता हूँ पढ़ने के लिए, शायद तुम लोग को पढ़ने का मन करेगा उस तरह की चीजें देख देख के, है। एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, अरे भाई साहब ये भी एक चैप्टर है। चलो आप मुझे बताओ कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। मैंने कुछ कुछ तुम लोगों के साथ अभी कुछ शेयर किया है ना, मिला है तुम लोगों को? हाँ यस चलो आप जल्दी से बता दो बेटा, कौन से चैप्टर से थोड़ा बहुत स्टार्ट करना है हम लोग, है ना। सरफेस केमिस्ट्री। किस बेटा, सरफेस से? हाँ हाँ सरफेस। चलो मैं स्क्रीन पे सरफेस केमिस्ट्री का जो ये पीडीएफ मैंने तुम लोग को भेजा है मैं भी शेयर कर देता हूँ इसको, है ना। और फिर थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें से क्या क्या तुम लोग पढ़ सकते हो सरफेस केमिस्ट्री में से, है ना? इसके नोट्स बनाने की सिर्फ देखना। ये मतलब कुछ बना सकते हो अपने, कुछ नोट्स तो बनाने की कोशिश करना, अदरवाइज इससे पढ़ना तो है जो मैंने तुम्हें भेजा है ना। सो स्क्रीन पे सरफेस केमिस्ट्री भी आएगा। चलो बताइए, क्या स्क्रीन पे देखा तुमने वो सरफेस केमिस्ट्री? हाँ बच्चों, क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ तो मतलब जैसा लास्ट ईयर मैंने कुछ ऐसे ही पढ़ाया था, लास्ट ईयर का कुछ ये हाईलाइट किया हुआ है मैंने, जो किया हुआ है ना, कि भाई ऑब्वियसली जैसे तुम चैप्टर पढ़ते जाओगे तुम लोग चाहो तो बस ऐसा तुम भी अपने पास हाईलाइट करके रख सकते हो कि क्या क्या इसमें रिलेवेंट सा है, क्या मुझे पढ़ना चाहिए था। तुम लोग अपने रेस्पेक्टिव टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो चैप्टर को, है ना। तो चैप्टर के दो पार्ट हैं, एक पार्ट का नाम है एडजॉर्प्शन, है ना,
जो ये सेकंड वाला हेडिंग है, एडजॉर्प्शन। क्या है भाई एडजॉर्प्शन? द टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज एट ए सरफेस देन इन ए बल्क ऑफ सॉलिड इज टर्म्ड एज एडजॉर्प्शन। The molecular species or substance which concentrate or accumulate on the surface is termed as adsorbate, and the material on whose surface the adsorption has take place is known as adsorbent. ये जो इसकी लास्ट वाला जो एंडिंग है, जो साउंड है, वो उससे मिलता जुलता है बच्चों, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से, है ना। क्या एडजॉर्बेट कुछ सॉल्यूट से मिलता जुलता है, उसका एंडिंग स्पेलिंग है ना, और एडजॉर्बेंट सॉल्वेंट से मिलता जुलता है उसकी स्पेलिंग, है कि नहीं है सर? हाँ तो ये सेम कुछ वैसा याद सकते हो कि जो एडजॉर्ब होता है इट इज नोन एज एडजॉर्बेट, और जिस सरफेस पे वो एडजॉर्ब होता है इट इज नोन एज एडजॉर्बेंट। क्या समझ लिया तुम लोगों ने? हाँ अब ये कुछ ऐसी फालतू फालतू चीज है कि भैया एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। तो डू यू थिंक वो एडजॉर्प्शन सिर्फ सरफेस फिनोमिना है, एब्जॉर्प्शन बल्क में भी एब्जॉर्ब होता, और जब दोनों ही हो रहा है एडजॉर्प्शन भी और एब्जॉर्प्शन भी, तब हम लोग क्या बोलते हैं उसको? सॉर्प्शन। ऐसा देखो इंग्लिश लैंग्वेज जैसा भी देख सकते हो, क्या एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों में ही टर्म कॉमन है, सॉर्प्शन। हाँ भाई उसमें बोल सकते हैं। फिर इसमें वो सब है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे हो रहा होगा। तो कुछ ऐसा समझ सकते हो बेटा, जब भी कोई गैस या लिक्विड किसी सॉलिड पे एडजॉर्ब होगा तो क्या उसका एंट्रोपी चेंज हमेशा ही नेगेटिव होगा? अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है और डेल्टा जी को मुझे नेगेटिव करना है, तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए? हमेशा नेगेटिव के पॉजिटिव? डेल्टा एस वो हमेशा ही नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या बच्चे हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं, देखो ये जो मैंने शेड किया हुआ है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? तो यहां से क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे कि हीट ऑफ मतलब फाइंड आउट कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है, कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से, है ना। जैसे थियरी वाले क्वेश्चंस आएंगे मेनली, है ना। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स कैसे हो रहा है, क्या एडजॉर्प्शन है, क्या इसमें एब्जॉर्प्शन हो सकता है। दो तरीके के एडजॉर्प्शन हो सकते थे, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन है और एक केमिकल एडजॉर्प्शन है। फिजिकल एडजॉर्प्शन मींस जब गैस मॉलिक्यूल और एडजॉर्बेंट के बीच में सिर्फ वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या हाइड्रोजन बॉन्ड जैसा है, और केमिकल एडजॉर्प्शन वो एडजॉर्प्शन है जिसमें कुछ केमिकल बॉन्ड टाइप का भी बन जाएगा बच्चे, है ना। तो ये डिफरेंशिएशन ऐसा तुम लोग के टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, और ये सीबीएसई में टर्म 1 में है कि टर्म 2 में है बच्चे? ये वाला चैप्टर टर्म 2 है, तो है ना। सीबीएसई के लिए भी इस टाइप की चीज तुम लोग याद रखनी पड़ेगी। उसमें शायद मेंशन भी होगा कितने मार्क्स का ये चैप्टर आता है बोर्ड में, है ना। है कुछ ऐसा मेंशन होता है ना बोर्ड में कि वाला चैप्टर इतने मार्क्स का आता है? नहीं सर, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री 13 मार्क का है, उसमें चैप्टर वाइज नहीं लिखा। तो देते तो है बट फिर वही रहता है ना सर, तब आता है नहीं आता पता नहीं चलता। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री ही सिर्फ 13 मार्क्स का है सर? हाँ सर, उसमें इलेक्ट्रो और केमिकल भी है। इलेक्ट्रो और केमिकल काइनेटिक्स भी है और सरफेस है सर। हाँ, और ये तीनों 13 मार्क के सर। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा होगा 553, है ना। ठीक है, मतलब सो इट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, केमिकल एडजॉर्प्शन क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं। फिर अगर कोई गैस एडजॉर्ब होने वाला है तो हम लोग दो तरीके की ग्राफ बना सकते हैं बच्चों इसमें।
एक ग्राफ हम लोग बना सकते थे आइसोबार और एक ग्राफ हम लोग बना सकते थे आइसोथर्म। क्या क्या डिफरेंस होता था? आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर के ग्राफ, और आइसोबार्स का मतलब क्या होता था? कांस्टेंट प्रेशर के ग्राफ। हाँ ये था भाई आइसोथर्म आइसोबार। यस सर, यस सर। तो आई होप ये थोड़ा बड़ा पढ़ लोगे कैसे कैसे आइसोथर्म आइसोबार वेरी हो रहा है ना। जैसा गैस का एड्जॉर्प्शन है ऐसा ही सॉल्वेंट का एड्जॉर्प्शन हो सकता था सॉल्वेंट पे। ये कुछ एप्लीकेशन है एड्जॉर्प्शन के जिसमें गैस मास्क इज वन ऑफ द थिंग है ना, बड़े काम का है आजकल। मतलब ऑब्वियसली वो वाला काम नहीं है ना। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम, कंट्रोल ह्यूमिडिटी, हेट्रोजेनस ये सब एड्जॉर्प्शन के यूजेस हैं जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो तुम लोग। कैटलिस्ट है, और ये सब कैटलिस्ट के नाम ना कई बार जेई मेन या नीट में इस टाइप की एक टेबल की जाएगी, जो मैंने एक टेबल शेयर किया है तुम लोगों के साथ। एक और टेबल मैंने शेयर किया है तुम लोगों के साथ, है ना? कैटालिटिक रिएक्शन वाला ना? हाँ, कैटालिटिकल रिएक्शन वाला। उसमें कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं वो लिखा हुआ है बच्चों, है ना? जैसा है उसमें पहली प्रोसेस हैवर प्रोसेस है, और हैवर प्रोसेस में फाइनली डिवाइडेड आयरन कैटलिस्ट है, मॉलिब्डेनम एज प्रमोटर ऑफ द कैटलिस्ट, कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट ऑस्टवार्ड प्रोसेस है, लेड चैम्बर प्रोसेस है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, डेकोन्स प्रोसेस है, बोश प्रोसेस है। क्या एक बार पढ़ लोगे उसको? कैटलिस्ट कौन सी प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज करने वाले हैं? ये सब भी कभी कभी तो लोगों ने पढ़ा है क्या? ये जो एंजाइम कैटलिस्ट होता है, कभी बायो में पढ़ा है? ये लॉक एंड की जैसा होता है। मतलब जैसा किसी एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए कोई स्पेसिफिक एंजाइम ही यूज हो सकता है ना। जैसा किसी एक लॉक में एक ही की लगता है ना। इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्या सर इसमें बायो में इसको इंड्यूस्ड फिट मॉडल बोलते। अच्छा, बायो में से कुछ बोल, ठीक है। मतलब ये बहुत बड़ा नहीं है कि ये स्पेसिफिक है। जो एंजाइम की रिएक्टिविटी है, जो एंजाइम एज ए कैटलिस्ट है, वो स्पेसिफिक कैटलिस्ट है। यही वो सब कैटलिस्ट हैं जो तुम लोगों को मैंने वो अलग से एक टेबल में भी दिया हुआ है कि भाई जो केन शुगर का हाइड्रोलिसिस है उसका नाम इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है, तो इसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं इन्वर्टेस। ग्लूकोज से दारू बनाने के लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो होता है जाइमेस। ये काम का कैटलिस्ट है ना। स्टार्च से हम लोग जो यूज करते हैं इट इज डायटेस, मेल्टेस। मतलब ये शायद सब समझ सकते हो कैटलिस्ट के नाम, है ना। बहुत कुछ समझाने का नहीं बेटा, एक बार पढ़ोगे जरूर, है ना। सिर्फ एक बार पढ़ लेना है ऐसा करके, है ना। अब ये कैटलिस्ट हो सकता है या पॉइजन हो सकता है। जैसा भाई ये चारों की चारों रिएक्शन जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा, चारों अमोनिया है कि नहीं है? अमोनिया का फॉर्मेशन है चारों के चारों, है ना। यस सर। चारों के चारों में अमोनिया का फॉर्मेशन है। पहले वाले में ना तो कोई कैटलिस्ट लिया है और ना ही कोई प्रमोटर लिया है ना। दूसरे वाले में सिर्फ कैटलिस्ट लिया है, थर्ड वाले में सिर्फ प्रमोटर लिया हुआ है, और फोर्थ वाले में कैटलिस्ट विद प्रमोटर लिया हुआ है ना। तो जिसमें R1 एंड R3 का रेट सेम होगा, क्योंकि प्रमोटर रिएक्शन को कैटलाइज नहीं करता बेटा, है ना। प्रमोटर सिर्फ कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है ना। तो समझ लोगे वो एक्सपेरिमेंटली R1 इक्वल टू R3 क्यों है? यस सर। ऐसा ही ये कुछ पॉइजन जैसे प्रमोटर होता है, सब पॉइजन है कैटलिस्ट के लिए। जैसा इफ यू रिमेंबर कुछ पढ़ रहे थे हम लोग पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लिडलार्स कैटलिस्ट में। हाँ, पॉइजन पैलेडियम होता था, ऐसा करके, है ना। तो ये भी ऐसा देख सकते हो कि वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे अफेक्ट नहीं कर रहा है। फिर कुछ ऑटो कैटलिसिस की बात है। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें
कोई रिएक्शन का एक प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है ना। तो ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जिसमें एडजॉर्बेट है, एडजॉर्प्शन है, फिजिकोसॉर्प्शन है, केमिकोसॉर्प्शन है। क्या पढ़ पाऊंगे बेटा एक बार थियरी इसका? अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ना है और यहां से पढ़ना है, कोई अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इसका, है ना। मैक्सिमम तुम एक काम कर सकते हो, या तो अपने टैब में या उसका प्रिंट ले लो और कुछ ऐसा अंडरलाइन कर लो जिससे एग्जाम से 2 दिन पहले 3 दिन पहले पढ़ने की कोशिश करते रहना है उन नोट्स को बस। और अगर बहुत ज्यादा सिंसियर बच्चे हो तो इन नोट्स को पढ़ के 2 से 3 पेज के अपने खुद के नोट्स लिख लो बस। समझा? ओके सर। यस सर। क्योंकि यार जेई एडवांस या नीट या मेन अब तुम लोग का कब होगा किसी को नहीं पता भी डेट्स का, है ना। मतलब मार्च अब बोला ना सर, क्या बोला आज? मार्च में होगा ऐसा बोला है ना। किसने? मतलब मिनिस्टर ने कुछ बोला है यार, एनटीए की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ना। तो फरवरी में तो नहीं हो रहा है। केवीपीवाई भी है। केवीपीवाई शायद अब हो जाएगा। अच्छा, उसका जो जेई मेन का जो मुझे फंडा समझ में आ रहा है डिले करने का, वो ये है कि कुछ स्कूल ने, सीबीएसई ने पर्टिकुलरली टर्म 2 का टर्म 1 के बाद पढ़ाना ही स्टार्ट किया था, है ना। तो जनवरी में तो शायद सिलेबस ही करा रहे हैं, मे बी फरवरी तक जाए उनका सिलेबस, है ना। तो बच्चों का सिलेबस ही खत्म नहीं होता तो जेई मेन का एग्जाम बच्चे देते कैसे, है ना। तो शायद वो फैब में तो नहीं हो रहा, इट कैन गो मतलब मार्च में फिर तुम लोग के बोर्ड एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। मार्च में ही बोर्ड एग्जाम दोनों के? मार्च और अप्रैल के उसमें आ रहा है। मार्च अप्रैल में। मार्च अप्रैल में है ना, तो या तो मार्च के स्टार्टिंग में फिर हो या फिर अप्रैल के एंडिंग में होगा फिर शायद अगर टर्म वन, है ना। मतलब जेई मेन, है ना। कुछ हो या ना हो, जेई मेन सीबीएसई के करिकुलम के साथ साथ क्लैश नहीं करेगा, है ना। समझा? तो बस तुम ये समझ लो, जब तुम लोग सीबीएसई के एग्जाम्स हो रहे होंगे टर्म 2 के, उसके बीच में जेई मेंस नहीं होने वाला है। तो मुझे जो एक्सपेक्टेड लग रहा है भाई, अब वो अप्रैल के एंडिंग में ही होगा, है ना। अप्रैल का एंडिंग, मई का एंडिंग और फिर जून के एंडिंग में मे बी एडवांस। इतना लेट सर? हाँ पॉसिबल है ना। तो कहने के लिए तो बहुत टाइम है, बट उस टाइम को सही से यूज करना सीखना पड़ेगा बस तुम लोगों को, है ना। यस सर। हाँ, सो इट इज कोलोइडल। ये दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का, कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या है, 3 तरह की चीजें हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन पार्टिकल का साइज क्या है, तो कुछ ऐसा समझ सकते हो। एक है ट्रू सॉल्यूशन, एक है कोलोइडल सॉल्यूशन और एक है सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है ना, ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होने वाला है। सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो 10⁻⁻⁶ से भी बड़ा होने वाला है। और कोलोइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो 10⁻⁻6 से 10⁻⁹ के बीच में रहने वाला है ना। जिसमें ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनस है और सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन इट इज हेट्रोजेनस। उसमें 2 अलग अलग फेज होने वाले हैं बच्चों, है ना। जैसा कोलोइड्स जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है, उसमें 2 फेज है, एक डिस्पर्स फेज और एक डिस्पर्जन मीडियम। फिर से वैसा है, डिस्पर्स फेज समझ लो सॉल्यूट के जैसा है और डिस्पर्जन मीडियम समझ लो सॉल्वेंट के जैसा है। अब कौन डिस्पर्स फेज है, कौन डिस्पर्जन मीडियम है, उसके बेस पे टाइप ऑफ कोलोइड्स के अलग अलग नाम है ना। ऐसा टेबल तुम लोगों को तुम लोग के एनसीईआरटी बुक या स्टेट बोर्ड के बुक में भी दिया था, है ना। जिन बच्चों ने लास्ट ईयर स्टेट बोर्ड का क्लास 11th के लिए पढ़ाई की थी, उसमें ये चैप्टर था, उसमें टेबल भी था। याद है कुछ तुम लोगों को? कोई बात नहीं। तो इसमें 8 डिफरेंट टाइप के कोलोइड्स हो सकते थे। इसमें सॉलिड एंड गैस, लिक्विड एंड लिक्विड, जैसा मिल्क,
इफ यू सी मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड ही मेरे पास डिस्पर्स फेज है और मेरे पास डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड ही है और वो इमल्सन है, लेट्स से, है ना। इसमें जो चीज है, बटर है, जेलीज है, ये शायद नाम सुनकर तुम लोग को अच्छा लग रहा हो, अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही हो, है ना। इसमें लिक्विड है विच इज डिस्पर्स इन मीडियम ऑफ सॉलिड एंड दे कॉमनली नोन एज जेल। याद कर पाओगे भी थोड़ा सा पढ़ गए? देखो इसके बेस पे प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो समझ में आ जाएगा। क्या तुम लोग को मेरी आवाज पहुंच पा रही है बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। हम लोग को जो मेनली इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, जो मैंने ये अंडरलाइन किया है, कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है बेटा? सोल, है ना। सोल में क्या है, जिसमें सॉलिड एक सॉल्यूट है और जिसको एक लिक्विड सॉल्वेंट में हम लोगों ने ऐड कर दिया है ना। मेनली इस चैप्टर में हम लोगों को वही सोल पढ़ना है। दो तरीके के सोल हो सकते हैं, एक लायोफिलिक कोलॉइड और एक लायोफोबिक कोलॉइड। ये उससे मिलते जुलते नाम है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, है ना। तो लायोफिलिक का मतलब होता है लिक्विड लविंग और लायोफोबिक का मतलब है लिक्विड रिपेलिंग या हेटिंग, लेट्स से, है ना। तो वो मीडियम जिसमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में आपस में एफिनिटी होती है, इट इज नोन एज लायोफिलिक कोलॉइड। और जहां लिक्विड और उसके डिस्पर्जन मीडियम में एफिनिटी नहीं होती है, इट इज नोन एज लायोफोबिक कोलॉइड। दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस भी लिखा हुआ है कि एक का प्रिपरेशन आसान होने वाला है जो लायोफिलिक है, एक का प्रिपरेशन डिफिकल्ट होने वाला है। क्या पढ़ लोगे डिफरेंशिएशन क्या है भाई लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्व में? हाँ। फिर भी और भी टाइप के कोलॉइड्स हैं और इसमें जो थोड़ा सा और तुम लोग डिटेल में पढ़ सकते हो, कभी ये पढ़ा है तुम लोग ने सोप का क्लीनिंग एक्शन, मिस सैलीज फॉर्मेशन? यस सर। 10th में था। हाँ ये 10th में था। अब ये देखो वापस यहाँ आ गया है। कुछ ऐसे ऐसे डायग्राम कुछ याद आ रहे हैं? हाँ सर। एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता था, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता था सोप का, है ना। तो ये फिर से पढ़ना है बस तुम लोगों को, है ना, जैसा 10th में था ये। फिर कोलॉइड्स हम लोग बनाते कैसे हैं, उसमें एक दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक इसमें इंपॉर्टेंट है, यू नो इट इज, जैसे ये कभी नाम सुना है तुम लोगों ने, टिंडल इफेक्ट क्या होता है? ये फिजिक्स में भी होता है क्या टिंडल इफेक्ट की? नहीं टिंडल इफेक्ट था 9th में शायद पढ़ा। हाँ 9th-10th में कभी होता है ऐसा टिंडल इफेक्ट, है ना। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लोगे क्या है टिंडल इफेक्ट। ट्रू सॉल्यूशन, डिस्पर्जन मीडियम या कोलॉइडल में कौन कौन टिंडल इफेक्ट देता है, कौन कौन टिंडल इफेक्ट नहीं देता है। फिर ये ब्राउनियन मोशन का नाम भी सुना है तुम लोगों ने? हाँ। और ये भी पढ़ा था कभी, है तो याद होगा, है ना। हाँ कभी जूनियर क्लासेस में। हाँ सर रैंडम। इसमें ये दो चीजें डिटेल में पढ़ सकते हो, इससे बेस पे काफी कुछ है भी यहाँ। एक है कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, है ना। जैसा तो ये सब तुम लोगों ने कभी पढ़ा है क्या कि मतलब जब रिवर सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वहां डेल्टा बन जाता है ना, बनता है ऐसा। रिवर का जो पानी है जब वो सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो डेल्टा बना देता है वहां, है ना। क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक वो होता है डेल्टा बनने का? वहां रिवर का फ्लो स्लो हो जाता है इसलिए अपनी लाइफ साथ में मिट्टी वहां बिछा देता है, ऐसा? हाँ भाई। हाँ फिर अलग अलग।
ऐसा नहीं, मतलब रिवर का पेस तो मोर ऑफ लेस सेम ही रहता है सी में आने के बाद भी। क्या हम लोग बोल सकते हैं ना रिवर वाटर कोलॉइड होता होगा जिसमें बहुत सारे पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, है ना? या सुनो, अब जैसे उसमें सी वाटर का इलेक्ट्रोलाइट उस रिवर वाटर के कांटेक्ट में आता है, मतलब कुछ ऐसा समझ सकते हो ना। मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कोगुलेशन का क्या मीनिंग है, सपोज ये मेरे पास सी वाटर था और सी वाटर में कोई पार्टिकल्स हैं जो इसमें सस्पेंडेड हैं, जो रिवर वाटर के साथ साथ ही फ्लो हो रहा था। ये आपस में जुड़ते इसलिए नहीं है कि सबके सब पार्टिकल का एक ही चार्ज हो सकता था। लेट्स से सपोज नेगेटिव है यहाँ चार्ज, और बाकी जो रिवर वाटर होता होगा सपोज उसका पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। क्या ये स्टेबल है बेटा सॉल्यूशन? पार्टिकल्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपस में जुड़ने की टेंडेंसी भी नहीं है उनकी, एंड दे आर हाईली सॉल्वेटेड बाय सॉल्वेंट। बट सपोज इफ यू इमेजिन इसमें मैंने सी वाटर डाल दिया है, थोड़ा सा सी वाटर में NaCl था, क्या NaCl इस चार्ज को यहां खत्म कर देता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को? अगर नेगेटिव चार्ज को ये न्यूट्रलाइज कर दे तो क्या हो सकता था, ड्यू टू वैन वाल फोर्स ये पार्टिकल आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ड्यू टू वैन वाल फोर्स क्या ये पार्टिकल इसके साथ जुड़ के ऐसा बड़े बड़े पार्टिकल बनाने स्टार्ट कर देते, ये इसके साथ जुड़ जाता और बड़ा पार्टिकल बन जाता, और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे सेटल होना स्टार्ट हो जाता। हाँ बच्चों, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे होते हैं, लेट्स से दिस कोगुलेशन प्रोसेस, है ना। या जैसा मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश कर सकता हूं, जब तुम लोग सलून जाते हो तो वहां एक पोटेस एलम होता है उसके पास, है ना, होता है, नाम सुना है एलम फिटकरी? हाँ सर फिटकरी क्या करता है, क्या पर्पस होता है फिटकरी का? शेव के बाद लगाते ना मुंह पे एंटीसेप्टिक सर। वो एंटीसेप्टिक होता है? पता नहीं सर, लगाते हैं। अच्छा, मतलब ठीक है, उसमें ऑब्वियसली कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होते हैं, बट यूजुअली अगर शेविंग करते समय, हेयर कट कर, जो भी कट करते समय अगर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाए, है ना, तो हम लोग का जो ब्लड है ना, हम लोग का जो ब्लड है बेटा वो भी एक कोलॉइड है ना, जिसमें प्लाज्मा, RBC, WBC सस्पेंडेड होते हैं, है ना। फिटकरी क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर ब्लीडिंग को रोकना है ना, अगर ब्लीडिंग को रोकना है तो वहां फिटकरी लगा देते हैं जो हमारे ब्लड को कोगुलेट कर देता है ना। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर वो वाटर क्लीन करने के लिए भी यूज होता है ना? वो वाटर क्लीन, वही तो पर्पस है बेटा, जैसे वाटर क्लीन भी कुछ ऐसी हो जाएगा ना, जो सस्पेंडेड पार्टिकल वहां से हट जाएंगे, है ना। जैसा एक आसान सा मैं बता सकता हूं कि भाई अगर ब्रिल को कौन आता है यार, वो अपना मैन वाइल्ड, हाँ वाइल्ड मैन वर्सेस वाइल्ड आता है। हाँ, मतलब सपोज कुछ ऐसा भी है कि अगर तुम एकदम गंदा पानी भी भर दो इसमें, है ना, एकदम ही गंदा पानी है, और इसको तुम अगर पीने लायक बनाना है तो रात भर इसमें से कुछ ऐसा पोटेस एलम डाल के रख दो इसमें बस, है ना, इसमें बस एलम डाल के ऐसा रख दो इसके अंदर, तो होगा क्या, जितने भी ये पार्टिकल्स हैं इसमें, जितने भी ये सस्पेंड कर रहे थे पार्टिकल, वो नीचे कोगुलेट हो जाएंगे और ऊपर क्या बच जाएगा मेरे पास, क्लियर वाटर बच जाएगा बच्चों, है ना। तो समझ लिया ये क्या है, ये कोगुलेशन? यस पढ़ दोगे अब जब अपने हिसाब से कोगुलेशन, और कौन कितनी आसानी से कोगुलेट करा सकता है, कौन कितनी डिफिकल्टी से कोगुलेट करा सकता है। डू थिंक मैं अगर सिंपल समझाने की कोशिश करूं कि
हाँ बच्चों, क्या वापस से मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट करता हूँ, है ना। क्या मेरी आवाज फिर से आ रही है बेटा अभी? हाँ सर। हाँ देखो, वापस से मैं वापस उसी स्क्रीन पे आया कि सपोज अगर एक Na+ है, अगर मेरे पास इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है बच्चों, और यहाँ ये जो पार्टिकल सस्पेंडेड थे, सपोज उस पर नेगेटिव चार्ज था, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट पर मोल सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा इसके लिए कोगुलेट करने के लिए, Al3+ की Ba2+, या Na+? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो डू थिंक Al3+ पे 3 पॉजिटिव चार्ज है मेरे पास, है ना। बेरियम पे 2+ चार्ज है, और पोटेशियम या सोडियम पे +1 चार्ज है। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या उतना ही दूसरे कोगुलेशन वाले पार्ट को आसानी से कोगुलेट कर पाएगा बच्चों? यस सर। हाँ सर। ऐसा ही अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता सपोज, तो डू थिंक यहाँ जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो दूसरे को उतनी आसानी से प्रेसिपिटेट या कोगुलेट कर लेगा? हाँ भाई। यस। वो देखो, इसी रूल का इतना बड़ा नाम है हार्डी-स्वेलेज रूल, है ना। पढ़ लो हमेशा, अच्छे बच्चे तुम, है ना। भाई इसके ये सब यूजेज हैं ना, कि कैसे कैसे कोगुलेशन हो सकता है, सम अदर मेथड्स फॉर कोगुलेशन। ये फिर इमल्सन्स के बारे में कुछ गिवन है, और सबसे जरूरी है भाई तुम कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, वो कौन कौन से हैं, कैसे कैसे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर जेई मेन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं इस चैप्टर से, वो सब भी है एक्सरसाइज में, प्लस प्रीवियस ईयर जेई एडवांस में, है ना, कौन कौन से क्वेश्चंस यहां से आए हैं। मैं प्रीवियस ईयर नीट में भी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं वो मैं तुम लोगों को भेज दूंगा, है ना। द सरफेस केमिस्ट्री क्या है चैप्टर ओवरऑल, एक ब्रीफ सा आइडिया लग रहा है तुम लोगों को? यस हाँ बच्चों, वैसे देखो यहाँ ना KVPY में भी क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पे। ये एक रेजोनेंस नाम की कोचिंग हुआ करती थी, उसके क्वेश्चंस है ना। अब मैं बोलता हूँ हुआ करती थी, वो खत्म हो गई है ना। ये वो सब भी क्वेश्चंस थे कि लास्ट ईयर मतलब KVPY एग्जाम्स में, है ना, कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से रिलेटेड, है ना। तो भाई इससे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आएंगे इससे, है ना। मैंने कुछ बच्चों के साथ कुछ ऐसा भी शेयर किया था क्लास 11th में भी, या ग्रुप पे भी देखो अभी शेयर किया है। तुम लोग को शायद ये पढ़ने में थोड़ा सा और आसान दिखे, है ना, इससे पढ़ने में। दिख रहा है स्क्रीन पे कुछ कलर्ड? हाँ सर। यस सर। हाँ कि भाई एड्सॉर्प्शन क्या है, तुम लोग चाहो तो एक बार पहले इससे पढ़ लो, जिससे स्किन मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है बेटा कि नहीं? हाँ सर। ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन क्या है, केमिको सॉर्प्शन क्या है, वो सब है इसमें। और ऑब्वियसली इसमें ये सब भी है कि एड्सॉर्प्शन क्या है, कोलोइडल क्या है, डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है, लायोफिलिक क्या है, लायोफोबिक क्या है, तो जो मिसैलीज सॉप का फॉर्मेशन था, ये पेप्टाइजेशन मेथड क्या है,
कोगुलेशन या फ्लकुलेशन क्या था, हार्डी सोलेज रूल क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, ब्राउनियन मोशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, डायलिसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो ये जो टर्म है वो इसी चैप्टर से रिलेटेड था, है ना। मैं थोड़ा सा ना केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में थोड़ा सा और पहले ब्रीफ कर देता हूँ। क्या है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना। वो चैप्टर तुम लोग के बोर्ड सिलेबस में है कि उसको हटा दिया गया था इस बार? हटा दिया। वो हटा दिया है ना बोर्ड सिलेबस से। हाँ हाँ, बोर्ड सिलेबस शायद हटा देना चाहिए था उस चैप्टर को, वो चैप्टर ही वैसा है ना। बट यार यहाँ से मतलब यहाँ से हटता नहीं है चैप्टर, है ना। कहाँ से? कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, है ना। हाँ तो कहने के लिए तुम लोग अपने रेस्पेक्ट टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हो इस चैप्टर को। और फिर क्या है चैप्टर? तो भाई इस चैप्टर में कहाँ कहाँ केमिस्ट्री इन्वॉल्व है एवरीडे लाइफ में, ये बताया है। कहने के लिए अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो डू यू थिंक ये शायद चैप्टर केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होना चाहिए? नहीं। भाई साइंस को हम लोग डे बाय डे काम आता है। हाँ मतलब यही चैप्टर काम आता है बेसिकली, है ना। केमिस्ट्री मतलब यही केमिस्ट्री काम आने वाली है तुम्हें लाइफ में टेक्निकली, है ना। तो कहने के लिए यही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, बट यही चैप्टर देखो बोर्ड वाले सिलेबस से हटा दिया गया है ना। तो क्या क्या हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं आइसक्रीम बनाने में या कहीं भी यूज करने में, है ना। तो वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स क्या क्या है, उनके नाम है, और उनके जो स्वीटनेस वैल्यू है शुगर के कंपैरिजन में वो कितना कितना हो सकता है, वो सब भी है बच्चों इसमें ना। अनफॉर्चुनेट यार वो सब क्वेश्चंस हैं, जैसा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं इससे। बट इसमें यार बहुत ज्यादा ना कुछ समझाने का नहीं है बच्चों, है ना। अब सैकरीन का स्ट्रक्चर वैसा ही क्यों है नहीं पता, मतलब यू कांट एक्सप्लेन कि सैकरीन का नाम वही क्यों है ना, उसी स्ट्रक्चर का नाम सैकरीन क्यों है। नाम सुना तुमने सैकरीन? यस सर। यस सर।
हाँ बच्चों, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक? हाँ मैं स्क्रीन बार बार चला जा रहा है ना आज। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि ये चैप्टर क्या फिर से पढ़ दूंगा ना, ये चैप्टर तुम लोग की नहीं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। समझ लिया चैप्टर का चैप्टर है क्या ये टेक्निकली? यस हाँ सर। अच्छा, एज पर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न ना, एज पर प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंसर्न, द प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारे टेस्ट हैं मोर ऑफ लेस जो हम लोगों ने पहले पढ़े हैं, और तुम लोगों के कुछ टेक्स्ट बुक में जो मॉड्यूल 8 है ना, मॉड्यूल 8 में गिवन है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एंडिंग भी मॉड्यूल 8 ही है ना तुम लोगों के पास। हाँ मॉड्यूल 8 में कुछ प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में दिया हुआ भी है ना, जैसा प्रैक्टिकल POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉड्यूल 8 देखा है तुम लोगों ने अपना? हाँ तुम लोग ये सब नाम पहले सुना है क्या? लेसाइगने टेस्ट, जेल्डल मेथड, ड्यूमास मेथड? सब नहीं सुना, एक ही सुना। देखो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये भी पढ़ना है तुम लोगों को, जो एनसीईआरटी में यहाँ ये दिया होता है। मैंने एक बार तुम लोग को ना KVPY के एग्जाम से पहले एनसीईआरटी का कुछ एक्सट्रैक्ट शेयर किया था तुम लोगों के साथ, किया था, बताता हूँ ना क्या था। KVPY ऐसे के लिए वो पढ़ सकते थे तुम लोग, एनसीईआरटी का एक एक्सट्रैक्ट था KVPY के लिए, कलर्ड इमेजेस थे उसमें, लास्ट ईयर शेयर किया था मैंने कुछ, है ना? कुछ याद है? कभी पढ़ा तुम लोगों ने वो? नहीं? देखो देख रहा था KVPY वाले ग्रुप से तुम्हारे, है ना? देखो इस एक्सट्रैक्ट को भी पढ़ना है एज पर जेई मेन और नीट इज कंसर्न, जो बच्चों ने छोड़ दिया होता है ना। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं है। मैं देखो तुम लोगों को व्हाट्सएप किया है ना। लसाइगने टेस्ट क्या है, और लास्ट वाला पार्ट इसके इसके मतलब ये कुछ बोल सकते हो, ये ऑर्गेनिक का, जैसे इनऑर्गेनिक में एक सॉल्ट एनालिसिस नाम का चैप्टर होता है, ऐसा ही चैप्टर ऑर्गेनिक में भी है ना। वो लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है उससे रिलेटेड। दिखाता हूँ स्क्रीन पे, है ना। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तुम लोगों को मुझे? यस सर। यस सर। ये वाला जो पार्ट है ना,
दो ही पेज हैं बस छोटे से। क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक ये टेस्ट जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेसाइग्ने टेस्ट, है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लेसाइग्ने टेस्ट। इसमें नाइट्रोजन के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, सल्फर के टेस्ट के लिए क्या करते हैं, और हेलोजन के टेस्ट के लिए क्या, सब क्या करने वाले। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बेटा अभी भी नहीं? हम जो स्क्रीन पे क्या अभी भी दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? बच्चों क्या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? हाँ सर। Yes, sir. तो ये क्या है, नाइट्रोजन के टेस्ट, क्या सल्फर के टेस्ट है, और ये शायद स्क्रीन अभी भी दिखाई दे रहा है तुम लोग को। नेक्स्ट पेज नहीं, सर वही पे दिख रहा है। थोड़ा क्या उसका नेक्स्ट वाला पेज दिखाना स्टार्ट हुआ, बट ये वाला पेज पढ़ना है तुम लोगों को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, है ना। ये वाला पेज पढ़ना है तुम लोगों को प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, है ना। ये वाला पार्ट है जहां हेलोजन का टेस्ट हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, कार्बन हाइड्रोजन का टेस्ट हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, है ना। ऑल्दो ये भी क्लास 11th जब एग्जाम हुआ है तो ये भी सीबीएसई बोर्ड से हटा दिया गया था, है ना, डिलीटेड पोर्शन, है ना। बट यही डिलीटेड पोर्शन है जिसको हम लोग कुछ पीओसी बोलेंगे, है ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं तुम लोग के ग्रुप पे, है ना, मिला है ग्रुप पे क्वेश्चंस कुछ? Yes, sir. जैसा जो उसमें पहला वाला क्वेश्चन है, सपोज जो तुम लोगों ने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ग्रुप पे जो शेयर किया था, पीओसी क्वेश्चन बैंक, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इज यूज्ड फॉर रिएजेंट ऑफ डिटेक्शन। तो देखो यहां अगर देखेंगे सल्फर के टेस्ट में, सल्फर के टेस्ट में तुम लोग स्क्रीन पे ब्लड दिख रहा है ना मेरी, या दिख नहीं रहा? यस सर, ब्लर दिख रहा था अभी, थोड़ा अभी किया सर, अब क्लियर है। तो यही जो कंपाउंड है FeCN5NO, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, है ना। क्या नाम सुना है कभी लैब में टेस्ट करते समय इन सब कंपाउंड्स का? नहीं। हाँ सर, एक्सपेरिमेंट में यूज किया। हाँ, एक्सपेरिमेंट में यूज भी किया है। तो सल्फर के डिटेक्शन के लिए यूज कर पाते हैं, जैसे यहाँ लिखा भी है, ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, appearance of violet color, appearance of violet color further indicate the presence of sulfur। मुझे क्या ये थियरी पढ़ के वो क्वेश्चन बैंक अटेम्प्ट कर लोगे और कुछ नहीं होता है तो बड़ा, ये बस एक बार थियरी पढ़ना है इसका, बस एक बार, है ना, एक बार थियरी पढ़ के वो अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा वो वापस थियरी में पढ़ लो, तो है ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, हाँ। sir. उसमें दो असाइनमेंट है छोटे छोटे से। एक असाइनमेंट में सिर्फ सिंगल चॉइस करेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं, और एक असाइनमेंट में मोर देन वन चॉइस इंटीजर टाइप वो वाले क्वेश्चंस भी हैं, है ना, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक में।
और कौन सा चैप्टर था एकदम फालतू सा? पॉलीमर। पॉलीमर। पॉलीमर तो एकदम महान चैप्टर है ना। चलो पॉलीमर से रिलेटेड मैं स्क्रीन पे देखो कुछ शेयर करके समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है पॉलीमर, और चैप्टर में पॉलीमर नाम के चैप्टर में है क्या क्या बेसिकली, है ना। पॉलीमर, पॉलीमर वाले चैप्टर में है क्या क्या, है ना। ये पॉलीमर वाला चैप्टर डिलीटेड है कि पॉलीमर वाला चैप्टर है सिलेबस में टर्म 2 के? आईएससी में निकाल। आईएस में हटा दिया गया है चैप्टर को, ऐसा? हाँ वही चैप्टर हटा दिए गए हैं कुछ कुछ चैप्टर, बट यू नो कई सालों से जेई मेन या नीट में आते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चे चैप्टर को, है ना। तो पॉलीमर के बहुत सारे यूजेस हैं भाई, है ना। हमारे घर में जो सब कुछ छाया हुआ है वो पॉलीमर ही है बेसिकली, है ना। तो पॉलीमर कैसे बनता होगा? जब बहुत सारे मोनोमर जुड़ जाते होंगे तो पॉलीमर बन जाता होगा, नहीं? दो टाइप के पॉलीमर होते हैं, एक नेचुरल पॉलीमर बोल सकते हैं हम लोग जिसका नाम बायोपॉलीमर है, और एक का नाम हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर बोल सकते हैं, है ना। सिंथेटिक पॉलीमर भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक का नाम होता है एडिशन पॉलीमर और इट इज आल्सो नोन एज चेन ग्रोथ पॉलीमर, जैसा पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन का नाम सुना है तुम लोगों ने? पॉलीस्टाइरीन मेनली जो टॉयज बने होते थे जिससे बचपन में तुम लोगों ने खेला है प्लास्टिक से, वो सब पॉलीस्टाइरीन के टॉयज बने होते हैं। ऐसा ही शायद ये नाम सुना है, पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर का नाम सुना है? हाँ सर, नाम सुना। पीईटी नाम सुना? पीईटी, पीईटी बॉटल्स, है ना। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स होते हैं प्लास्टिक वाले वो सब पीईटी के बने होते हैं, जो हार्ड प्लास्टिक होती है ना। वही पॉलिएस्टर है ये। इसमें दो तरीके से चेन को ग्रो किया जा सकता था, जैसे रेडिकल पॉलीमराइजेशन है, फिर ये कुछ कुछ है हेड एंड टेल, और ये सब पॉलीमर्स और उसके यूजेस है ना। पॉलीथाइलिन क्या है, पॉलीप्रोपाइलिन क्या है, पॉलीस्टाइरीन क्या है, टेफ्लॉन क्या है, सब थोड़ा थोड़ा नाम सुना सुना लग रहा है तुम लोगों को कि नहीं? सर पॉलीमर सीबीएसई सिलेबस से भी डिलीट हो गया। अच्छा, सीबीएसई से डिलीट कर दिया गया है। हाँ बट यहाँ भाई इसके लिए पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। नाइलॉन 6 तो शायद हम लोग कभी पढ़ा भी था, पढ़ा था ये? हाँ सर। नाइलॉन 6 अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में हाँ ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, क्या कुछ नाम सुना है तुम लोगों ने पहले भी? हाँ सर। तो ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है, कैसे यूज हो सकता है। एक होमोपॉलीमर है, एक कोपॉलीमर है। होमोपॉलीमर मींस इसमें एक ही मोनोमर होता है, कोपॉलीमर मींस जिसमें एक से ज्यादा मोनोमर्स हो सकते हैं, है ना। जैसा एक से ज्यादा अगर मोनोमर हैं तो उसको कोपॉलीमर बोल सकते हैं, है ना। कुछ कुछ कोपॉलीमर का नाम याद करना तो आसान होता है, जैसे SAN। SAN किस किस से बना होगा? S फॉर स्टाइरीन, और AN मींस एक्रिलोनाइट्राइल, है ना। ABS किस किस से बना होगा? एक्रिलोनाइट्राइल, 1,3 ब्यूटाडाइन एंड स्टाइरीन, है ना। सिमिलरली ये कुछ पॉलीअमाइड्स हैं जिसमें नाइलोन्स है ना। पॉलीअमाइड मींस अमाइड वाला जो लिंकेज है अगर वो बार बार रिपीट हो। पॉलीएस्टर का मतलब क्या होता है? अगर एस्टर वाला लिंकेज बार बार रिपीट हो, है ना। क्या ये पॉलीअमाइड का नाम तुमने सुना है कभी? केवलार। बुलेट प्रूफ मटेरियल। हाँ बुलेट प्रूफ मटेरियल में यूज होता है। हाँ सर। जिन बच्चों ने कॉन्ट्रा स्ट्राइक खेला होगा उनको भी याद होगा, नहीं? हाँ सर। ठीक है।
सो एनीवे ये केवलार मतलब कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ। पॉलिएस्टर है जिसमें डेक्रोन, पॉलीकोट, टेरिकोट्स, पॉलीयूरेथेन्स, लाइक्रा फाइबर, नेचुरल रबर, ये सब नाम सुना तुमने? बल्केनाइजेशन ऑफ रबर। यस सर। तो बल्केनाइजेशन, सिंथेटिक रबर है इसमें। फिर ये सब नाम भी सुना होना चाहिए तुम लोगों ने, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, बैकेलाइट। तो मतलब एक बार जेई एडवांस में ये क्वेश्चन था, जेई एडवांस में ये क्वेश्चन था इंटीजर टाइप में कि मेलामाइन के एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। जेई एडवांस के एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन था ये किसी साल, मेलामाइन के एक मॉलिक्यूल में हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। और मेलामाइन का जो नाम है वो एनसीईआरटी में बस पॉलीमर वाले चैप्टर में ही था, है ना, और कहीं नहीं है। क्या यूज होता है वैसे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड का, मेलामाइन का? ये मेलामाइन का क्या यूज होता है? तो हार्ड सेटिंग प्लास्टिक या कुछ ना? हाँ मतलब ये होता है बेसिकली वो नॉन ब्रेकेबल क्रॉकरी है ना, मतलब छोटे बच्चों को कप वही दिया जाता है ना, जैसे तोड़े नहीं हो, है ना। हाँ। मेलामाइन, मेलामाइन के क्रॉकरीज बनते हैं, कप्स आते हैं, कप्स, प्लेट्स, है ना। मेलामाइन एक बहुत, डू थिंक इसमें नाइट्रोजन और कार्बन बहुत ज्यादा है? नाइट्रोजन और कार्बन का कंटेंट बहुत ज्यादा है इसमें। यस सर। तो डू यू थिंक ठीक ठाक प्रोटीन का सोर्स होता होगा? हाँ मतलब अगर हम लोग ये खाते हैं तो क्या बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस आसान हो जाएगा? हाँ भाई। तो भाई यही जो मेलामाइन है, जो केमिकल है, वो मिल्क में भी मिलाया जाता है। और जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं, जिनको प्रोटीन्स चाहिए होता है बहुत ज्यादा, वो लोग भी मेलामाइन खाते हैं। और मतलब एज पर एफडीए ऑफ इंडिया इज कंसर्न, particular limit of melamine is allowed in baby product also, है ना। बट अनफॉर्चुनेटली बाद में डिस्कवरी हुआ कि ये कार्सिनोजेनिक है, कैंसर हो सकता है इसको खाने पीने से, है ना। मतलब कुछ भी अननेचुरल चीज खाऊंगा तो कैंसर हो सकता है, सिंपल है, नहीं ऐसा लगता है? हाँ सर। तो कैंसर शायद वही होता है ना, कुछ अनडिजायर्ड चीजें बॉडी के अंदर जा रही है और बॉडी रिएक्ट करता है उसके ऊपर, है ना, उन्हीं सबसे कैंसर होता है। एनीवे कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स भी हैं आजकल जो बनाए हैं, जैसा भाई कहीं 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 कहीं, और ये मेडिसिन इंडस्ट्री में यार ये अलग ही दुनिया है भाई। मेडिसिन इंडस्ट्री में जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो थोड़ा मुझे मतलब समझाएंगे यार। वैसे एक होता है टैबलेट और एक होता है कैप्सूल, होता है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैबलेट एंड कैप्सूल का फंक्शनिंग? क्या डिफरेंस होता है भैया? टैबलेट वो होता है जो ऑब्वियसली जो व्हाइट कलर का TiO2 की कलर होता है, वो हम लोग खाते हैं, है ना। कैप्सूल वो होता है जो कलर्ड प्लास्टिक सा दिखता है, उसको हम लोग खाते हैं, नहीं? जिलेटिन क्या सर, कुछ होता है वो? जिलेटिन का होता है सर। जिलेटिन का होता है? हाँ हाँ मतलब जैसे क्या क्या डिफरेंस क्या होता है दोनों को ऐसा अलग अलग तरीके से क्यों दिया जाता है? कैप्सूल के अंदर का मतलब अगर डाइजेस्ट हो गया तो नहीं चलेगा, तो कैप्सूल डाइजेस्ट होता है, फिर वो अंदर का चीज नीचे बॉडी के अंदर तक पहुंचता है। कैप्सूल में मेरे ख्याल से 2-3 पिल का कॉम्बिनेशन रहता है एक कैप्सूल में। मुझे होता क्या है ना, कैप्सूल एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से बना हुआ है, बाहर कवरिंग जो है ना। तो दो तरह की चीजें कैप्सूल करता है। एक तो वो कि अगर कुछ भी ऐसे मेडिसिन हैं जो हमारे
माउथ या जो ट्रैकिया है हम लोगों का, जो जो फूड पाइप है, उसको अगर डैमेज कर सकता है तो उसको हम लोग कैप्सूल में देते हैं ना, जिससे कैप्सूल सीधा स्टमक में चला जाए और स्टमक के एसिड से वो डिकम्पोज हो जाए और वहां मेडिसिन का यूज हो सीधे सीधे, है ना। दूसरा पर्पस कैप्सूल का वो भी होता है कि हम लोग चाहते हैं कि बॉडी में ना जो भी ड्रग्स हम लोगों ने खाया है उसका स्लो एब्जॉर्प्शन, है ना। तो कैप्सूल धीरे धीरे मतलब गलना स्टार्ट होगा बॉडी के अंदर, और उससे जो मेडिसिन है स्टमक में धीरे धीरे ही बाहर आएगा, है ना। अगर लोग टैबलेट खा लेते हैं तो एक साथ ही वो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, है ना, नहीं। सो दोनों का अलग अलग पर्पस होता है बच्चे उसका, है ना। यही सब जो हम लोग खाते हैं वही सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं, या आजकल तो वो भी हो रहा है भाई। जो पहले स्टिचिंग होती थी बच्चे, वो थ्रेड से जो स्टिचिंग होती थी तो 2 बार सर्जरी करनी पड़ती थी इंटरनली, पता है कब कब एक तो वो स्टिचेस करने के लिए, और फिर माइनर सर्जरी करनी पड़ती थी स्टिचेस को निकालने के लिए। अब पता स्टिचिंग किससे होती है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से होती है ना? तो दोबारा से फिर से सर्जरी नहीं करनी पड़ती वो स्टिचेस को निकालने के लिए, है ना। वो स्टिचेस बॉडी के अंदर खुद ही डाइजेस्ट हो जाते हैं, गल जाते हैं, है ना। तो ये सब पॉलीमर भी बहुत यूज के हैं भाई, नहीं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ऐसा लगता है तुम लोगों को? Yes. यस सर। सो जैसा नाइलॉन 2, नाइलॉन 6 एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, एक PHA बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, और एक ये PHVV एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है ना। इसके बेस पे अगर तुम लोग वो सब बुक सॉल्व करते थे क्या, हिमांशु पांडे, MS चौहान, कभी? हाँ सॉल्व करते थे वो सब बुक। हाँ, तो उन सब बुक्स में भी, हाँ उन सब बुक्स में पूरा पूरा एक चैप्टर ही है बेटा इसके नाम पे, पॉलीमर्स के नाम पे। ऑल्दो मैंने कुछ ऐसा थियरी भी तुम लोग के साथ शेयर किया है बच्चे पॉलीमर्स का, है ना, कि कौन कौन से होमो पॉलीमर है और उनके मोनोमर्स क्या क्या है, कौन कौन से कोपॉलीमर है और उनके मोनोमर्स क्या क्या है ना। फिर टाइप ऑफ कोपॉलीमर्स क्या क्या हो सकता है, नेचुरल पॉलीमर कौन सा है, सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है, लीनियर चेन पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर, कंडेंसेशन पॉलीमर में एडिशन पॉलीमर है, सब कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। फिर इसके बेस पे है ना नेचुरल पॉलीमर है, सब कुछ है, नाइलॉन्स है, इसमें बैकेलाइट है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स है, और फिर से एक ऐसा टेबल है समझाने के लिए। इसके क्वेश्चंस नहीं मिले ना तुम लोगों को अभी पॉलीमर्स के? नहीं सर। किसी भी शीट में पॉलीमर के क्वेश्चंस नहीं है तुम लोगों के पास? लोग को अभी पॉलीमर्स के क्वेश्चन भेज देते हैं भाई, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। पॉलीमर्स मतलब ऐसा भी हो सकता है बच्चे जो चैप्टर कॉमनली हटा दिए गए हैं ना सारे चैप्टर से, वो जेई मेन या नीट के सिलेबस में ना आए, बट एडवांस में तो आएगा बच्चे, है ना। तो ऐसा हो सकता है अगर पॉलीमर वाला चैप्टर थ्रू आउट सारे बोर्ड से हटा दिया गया है तो मे भी ना आए, है ना। तो वो लोग बोलते नहीं क्या कि नहीं आएगा? नहीं,
अच्छा, जैसा कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैंने असाइनमेंट शेयर किया तो लोगों के पास पॉलीमर के क्वेश्चंस भी हैं और पीओसी के क्वेश्चंस भी आए हैं, है ना। तो वो पढ़ने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। मोनोमर दैट अंडरगो रेडिकल पॉलीमराइजेशन मोस्ट इजीली, तो जिसमें रेडिकल मोस्ट स्टेबल बन रहा होगा। नहीं, किसमें रेडिकल मोस्ट स्टेबल बनेगा इन सब में से? बॉन्ड टूट के रेडिकल किसमें सबसे स्टेबल बन रहा होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नाइलॉन 2 एंड नाइलॉन 6। क्या ये कोपॉलीमर है? दिख तो रहा है बेटा, अगर दो मोनोमर है तो, है ना। इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। इट इज मेड अप ऑफ, अब ये एक बार चेक करना पड़ेगा बस, है ना। सी एंड डी ऑप्शन में से चेक करना है बस हम लोगों को, है ना। ये ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी हैं। क्या इस 7th वाली रिएक्शंस तुम लोग को जानी पहचानी लग रही है? 7th वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? रेमर-टेमर। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? ऑर्थो के पैरा सैलिसाइल्डिहाइड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना। हाँ। जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम, है ना। ऐसा ही 9th वाला क्वेश्चन क्या जाना पहचाना लग रहा है? सेलेक्ट रिएजेंट which is used in laboratory to differentiate 1 degree, 2 degree and 3 degree amine from each other. बी क्या है? क्या है नाम है उसका? हिंसवर्ग टेस्ट, कुछ पढ़ा है वो लग रहा है? बड़े ये वो सब टेस्ट हैं जो ऑलरेडी कहीं कहीं थोड़े लोगों ने पढ़ा है, और ये मोर ऑफ लेस पूरा ही पॉलीमर का है ना, कि भाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन सा है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर कौन सा है, इलास्टोमर कौन सा है, कंडेंसेशन पॉलीमर, मतलब इसके बेस पे इस टाइप के क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करूंगा, है ना। प्लस ये तुम लोग बोर्ड के लिए भी देख सकते हो कि भाई हाउ टू सेपरेट इथेन, इथीन एंड इथाइन, हाउ टू सेपरेट 2 हेक्साइन 3 हेक्साइन, हाउ टू सेपरेट 2 प्रोपेनॉल एंड 2 प्रोपेनॉल, हाउ टू डिफरेंशिएट, है ना। डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट, है ना, कौन सा टेस्ट हम लोग यूज कर पाएंगे उसको डिफरेंशिएट करने के लिए, है ना। भाई इस टाइप की चीजें बोर्ड में भी आएंगी, है ना। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट लिखो, फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड को डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट लिखो, है ना। और इसका भी आंसर्स बच्चों यहां है। अच्छा, वो डिफरेंशिएशन वाले टेस्ट का आंसर नहीं है, तुम लोग मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हो वो सब, है ना। असाइनमेंट 3 में इसमें वो सब भी है, प्रीवियस ईयर जेई में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, है ना। ऑल दो इट इज पूरी तरह से अपडेटेड नहीं है, बट यू शुड हैव आइडिया कि पॉलीमर और पीओसी से भी क्वेश्चंस आने हैं, है ना। मुझे कहने के लिए जो भी चैप्टर्स हैं बहुत फालतू दिखते हैं ना, और बिलीव मी, इंडिया में जो 10 लाख बच्चे जेई मेन का एग्जाम या 16 लाख बच्चे जो नीट का एग्जाम लिख रहे हैं, है ना, उसमें से 90% बच्चे इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं ना। 90% बच्चे इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ते हैं। तुम लोग अगर पढ़ लोगे तो थोड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यस सर। मतलब ये सोचो, ये सब वो सब चैप्टर हैं जो बोर्ड के सिलेबस से भी हटा दिए गए हैं ना। इतने बेकार चैप्टर है ना। पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं दिखेगा, बट तुम्हारा एम बड़ा सिंपल होना चाहिए, मुझे मार्क्स चाहिए, है ना। और ये जो सब चैप्टर है ना, वो फ्री के मार्क्स हैं। फ्री के मार्क्स मींस अगर थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया है तो गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है ना। और क्वेश्चन देख के मुझे टिक करना है क्योंकि कोई न्यूमेरिकल नहीं है इसमें, है ना। सिर्फ थियरी के क्वेश्चंस है ना। वो थियरी में भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई मैकेनिज्म है कि कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। समझ रहे हैं भाई? और यहां से बहुत सारा वो क्वेश्चन बनेगा बेटा, मोर देन वन चॉइस वाला, है ना। कौन सा मोर देन वन चॉइस मींस आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, विच मे बी करेक्ट, विच मस्ट बी करेक्ट, है ना,
और 4 ऐसे थियरी वाले स्टेटमेंट लिख दिए जाएंगे वहां केमिस्ट्री में, है ना। सरफेस केमिस्ट्री और कौन कौन सा चैप्टर है? सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पीओसी, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। वैसे ये चैप्टर पढ़ने हैं तुम लोग, है ना। जैसे जैसे टेस्ट में आते जा रहे हैं, तुम लोग चाहो तो एक बार चैप्टर को पढ़ते जाओ, एक बार, है ना। अदरवाइज मेक योर टारगेट कि हर वीक में मैं कोई केमिस्ट्री का ये वाले चैप्टर में से एक चैप्टर खत्म करूंगा, है ना। हर वीक में कोई एक चैप्टर इन 4 चैप्टर में से मैं खत्म करूंगा, है ना। एक वीक में तो खत्म हो सकता है थोड़ा थोड़ा पढ़ के कि नहीं, जब लगे कि यानी दुनिया बहुत अच्छी है, जब ये चैप्टर तुम लोग पढ़ लेना एक, है ना। कोई भी एक चैप्टर थोड़ा 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 करके, है ना। हाँ उसके क्वेश्चन सॉल्व करना तो समझ में आएगा कि भाई इस चैप्टर में क्या था, कैसा इस टाइप का, है ना। यस ध्रुव, ये सारे चैप्टर बेटा बिट सेट में भी होंगे, है ना। वो बिट सेट तो यार पेपर ही थोड़ा सा आर्बिट होता है बच्चे, है ना। आर्बिट पेपर इसलिए होता है कि वहां रैंडम कॉल होता है क्वेश्चंस का, है ना। तो तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी रही, तुम्हारे सिटिंग में ऐसा हो सकता है कि कोई भी क्वेश्चंस पॉलीमर का ना आए, है ना। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वेश्चन पॉलीमर के आ जाए। समझ रहे हो? यस तो बिट सेट में 15-20 मार्क्स डिपेंड्स ऑन योर लक आल्सो, है ना। तो जेई मेन और नीट में थोड़ा सा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। और लास्ट ईयर के जैसा ही अगर पैटर्न रहा बच्चों, है ना, तो जेई मेन में इंटीजर टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें तुम्हें 5 सेलेक्ट करने होंगे। और नीट में हर एक सेक्शन में 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 45 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। वैसे भी एक्स्ट्रा कर कुछ सकते हैं, इसमें बेटा नहीं नहीं 5 एक्स्ट्रा, में से 7 करके। ऐसे एक्स्ट्रा तुम कर ही नहीं पाओगे। जैसा मैं तुम्हें सेट करके दिखाऊं, देखो जो तुम लोगों को मिलेगा धीरे धीरे, है ना। देखो मैं स्क्रीन पे शेयर करके दिखाता हूँ तुम लोगों को किस टाइप का तुम लोगों को करने के लिए मिलेगा। 1 मिनट रुको, है ना। जो तुम्हारे लास्ट वाले पेपर्स होंगे वो पेपर्स तुम्हारे होंगे भी ऐसे ही, है ना। तो तुम लोगों को प्रैक्टिस टेस्ट 2 का वो मिल गया है बच्चों, सॉल्यूशंस? नहीं सर, नहीं सर पीडीएफ देखो अभी शेयर कर देता हूँ, बट उसके रिपोर्ट्स में लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है? हाँ सर अभी से दे रहे हैं सर वो 3 था, 2 तो गया है सर, उसमें केमिस्ट्री में तो सर 1 2 3 4 ऐसा लिख के दे रहे हैं आंसर सॉल्यूशन, देखो कुछ जो थियरी, ऑप्शन नंबर रहता है वो। हम तो एकदम थियरी वाले क्वेश्चंस भी तो होंगे शायद उसमें, नहीं थे भी कुछ थियरी वाले क्वेश्चंस एग्जैक्टली ऐसे कि नहीं था? थे सर थे। हाँ तो ना थियरी वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं होगा। ये वेबसाइट तुम लोगों को जानी पहचानी लग रही है? देखो ये मेरे एंड से मुझे ऐसा ही दिखता है ना। सर अल्लाह कर क्या? ये मतलब मेरे एंड से मुझे ऐसा दिखता है ना, तुम्हारे एंड से नहीं दिखेगा। मतलब ये वो सब सारे टेस्ट तो नहीं दिखाता, क्या? सारे पेपर तो नहीं दिखाता ऐसे, मतलब तुम्हें शायद ऐसा कुछ नहीं दिखाता होगा यार, है ना। जैसे मुझे ही दिखता है ऐसा ऐसा बेकार सा, है ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस टेस्ट 42-43 मेंस वाला देखने की कोशिश करते हैं बस, जिसमें 45 दिख गया था। मतलब वो सर एडवांस था सर। मेंस जैसे ये देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट 38 मेंस को लिख लेते हैं, है ना। आज लिख लेते हैं इसको, दिखाता है ना किस टाइप का तुम लोगों के टेस्ट आगे होने वाले हैं। जैसे अभी तुम कौन सा टेस्ट लिख रहे हैं? प्रैक्टिस टेस्ट 2 लिखा है। हाँ सर, अभी 3 लिखी। बस तुम लोग समझ लो कहां तक तुम जा सकते हो धीरे धीरे लिखते लिखते, है ना। 45, अरे भाई
फिर से साइन करना पड़ेगा। प्रैक्टिस टेस्ट 38 39 पे कहीं थे हम लोग। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता था कि किस टाइप का तुम लोगों को आगे पैटर्न मिलने वाला है। ऐसा मेडिकल में भी करेंगे बच्चों और उसमें भी करेंगे, है ना, जेई के लिए भी, है ना। प्रैक्टिस टेस्ट 41 38 असाइन टेस्ट। तुम लोग शायद ऐसा दिखेगा नहीं। हाँ जैसे मैं बोला था कि ये तो वो वाले क्वेश्चंस हैं जो 20 सिंगल चॉइस करेक्ट है मेंस में। अगर हम लोग सेक्शन 2 में जाएंगे तो कितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, देखो यहाँ, है ना, 10 कैसे 10 है बोलते ना। हैं? हाँ मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब 10 क्वेश्चंस आएंगे धीरे धीरे बाद में जाके, क्योंकि जेई मेन का एक्चुअल पैटर्न यही है बेटा। इन 10 में से 5 तुम्हें सेलेक्ट करने होंगे, है ना। जैसा सपोज इसका आंसर मैंने लिख दिया है 35, सबमिट। क्वेश्चन 2 में अटेम्प्ट करना चाहता हूं तो इसको मैं 67 लिख देता हूं। क्वेश्चन 3 में अटेम्प्ट करना चाहता हूं, इसको 65 लिख देते हैं। क्वेश्चन 4 को मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूं, इसको 5 लिख देते हैं। क्वेश्चन 5 को मैं अटेम्प्ट करना चाहता हूं, उसको 78 लिख देते हैं। क्वेश्चन 6 को अगर मैं अटेम्प्ट अब करने की कोशिश करूंगा सपोज, तो ये देखो नीचे लिखा आ गया कुछ। अरे कहाँ चला गया भाई, देखो ऐसा कुछ लिख के आ गया होगा, है ना, दिख गया हाँ क्या लिखा है, समझ गया सर। है ना। तो तू अब और नेक्स्ट क्वेश्चन तू अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा, है ना। अब अगर अटेम्प्ट करना है कोई दूसरा क्वेश्चन तो तुझे क्या करना पड़ेगा, क्लियर। इसको हटाना पड़ेगा, है ना, इसको क्लियर करना पड़ेगा। अब तू नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है ना, समझ रहे हैं क्योंकि तूने इसका आंसर नहीं लिखा किया है ना। तो कोई भी 5 तू अटेम्प्ट कर सकता है बेटा आउट ऑफ 10, है ना। समझ लिया भाई कैसे होने वाला है। हाँ सर। तो कोई कोई भी 5 ही कर पाएंगे बच्चे, है ना। फिर भी मैं तुम लोगों के लिए ये शेयर कर देता हूं तुम लोग के ग्रुप पे, जो मेंस और एडवांस का तुम लोगों का प्रैक्टिस टेस्ट था और नीट वाला भी जो टेस्ट था, है ना। पार्ट प्रैक्टिस टेस्ट 2 देखो अभी क्या रेड हाउस से मिला है, देख एक बार ये भी चेक कर लेना ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो रेड हाउस को मैंने भेजा वो ओपन हो रहा है, सब सारे ग्रुप्स को भेज दो। हाँ पार्ट प्रैक्टिस टेस्ट 2 यही वाला टेस्ट हुआ था ना तुम लोगों का अभी। नीट प्रैक्टिस टेस्ट में नीट वाले बच्चों को भी चाहिए, कोई है भाई तुम्हें बच्चा। यस सर है ना। हाँ सर भेज दो ना नीट के लिए। यस सर। नीट प्रैक्टिस टेस्ट 2 एक
नीट प्रैक्टिस टेस्ट देखो नीट वाले बच्चों को भी शायद मिल जाना चाहिए, है ना। उस पीडीएफ में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही है ना। मिल गया भाई। हाँ सर मिल गया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास से जब रिवीजन होगा तो कोई एक दो चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे, है ना। मीनवाइल जो मैंने आज तुम लोग को बताया कि जो केमिस्ट्री के बेकार चैप्टर हैं बच्चे उसको पढ़ते रहो, है ना। कोई भी एक एक चैप्टर एक वीक में टारगेट बना लो पढ़ने का, और वो चैप्टर पढ़ना है ना। ऑल्दो तुम लोग के टर्म 2 सीबीएसई आईसीएसई में वो चैप्टर हो या ना हो, डिलीट मार दिया गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पढ़ना तो है ही उस चैप्टर को। और मैं बोलूं बहुत टाइम है तुम लोगों के पास, ये बहुत टाइम है ना। जो थर्ड वेव का पीक है वो जनवरी के एंडिंग या फेब के स्टार्टिंग में आएगा, तो जब जब तुम्हें लगता है कोई टेस्ट नहीं हो रहा है उस टाइम, है ना। हम बोल रहे हैं नीट का पेपर इस बार मई में होगा। हाँ नीट तो मई में हो सकता है, जो वैसे भी अप्रैल में होता तो मई में चला जाएगा, है ना। मई में तो कम से कम है। तुम लोग के सीनियर्स का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है? काउंसलिंग अटका हुआ था, फिर काउंसलिंग बाद में चालू हुआ। हो भी गया होगा कितनों का। एनआईटी में सर तो बहुत लेट हुआ है सर आज ये साल, मतलब काउंसलिंग भी नहीं मतलब खत्म हुआ अभी तक। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, एडमिशन सर प्रोसेस बहुत जगह नहीं हुआ है। बहुत जगह नहीं हुआ है ना। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ ना। और एनआईटी में हो गया। हाँ आईटीज में तो एडमिशन हो गया, बट मेडिकल वाले में, और मेडिकल वाले में ज्यादा क्रूशियल ये रहता है ना बेटा कि उन लोगों को हॉस्पिटल ज्वाइन करना पड़ता है, नो यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल, है ना। हाँ जो सर मेडिकल का गवर्नमेंट वाले जाते हैं, तो अगर हॉस्टल ही खाली नहीं होगा तो कहाँ लेके जाएंगे उनको, है ना। तो टेक्निकली जब तक इनके सीनियर सेकेंड ईयर में नहीं आएंगे ये फर्स्ट ईयर में नहीं आ सकते, है ना। तो सर अच्छा ना मतलब सर घूमेंगे तो और नीट क्या। भी नहीं होगा ना? नीट भी डिले होगा, मतलब मुझे समझ में आता है ना, डिले होगा पक्का पक्का, है ना। यस सर। ठीक है बच्चे एंजॉय करो, नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, रिवीजन करेंगे। बायोमोलिक्यूल आज शाम से हम लोग पढ़ लेंगे, है ना। आज लेक्चर है? नहीं कुछ सर। शेड्यूल तो नहीं आया। नहीं सर। सर ऑनलाइन वेडनेसडे तक का शेड्यूल है ना सर, आज वेडनेसडे खत्म ये आज तुम लोग का शाम को कोई लेक्चर है ऑनलाइन का? है सर। हाँ है, नहीं सर। ब्लू हाउस में। नहीं है सर। नहीं है। नहीं है ना, हाँ इसलिए नहीं रखा था। रुको मैं मैम से मैसेज कराता हूँ। आज नॉर्थ पॉइंट वाले बच्चों का और खारघर वाले बच्चों का जिनका बायोमोलिक्यूल स्टार्ट भी नहीं हुआ है उनका मैं लेक्चर ले लूंगा ऑनलाइन, है ना। मैसेज हमारा लगवा online या बायोमोलिक्यूल्स offline? खत्म हो रहे थे। ये तुम्हारा खत्म हो गया? अरे तुम्हारा वो मैम ने हाँ, पढ़ा दिया। बोरीवली में तो ऑफलाइन हुआ था हाँ सर। बायोमोलिक्यूल। बोरीवली में तो चल हुआ रहा ही है होगा। मतलब अभी खत्म नहीं मुझे हुआ लगता है था। शायद बचा हुआ इन बच्चों का है ना, खारघर वाले बच्चों का, है ना। हाँ सर। ठीक है बच्चे मैं ऑनलाइन ही लूंगा फिर, है ना। वैसे भी उस दिन मैं देख रहा था ऑफलाइन में बहुत कम बच्चे आए, है ना। सर ऑनलाइन और ऑफलाइन के डाउट रिवीजन लेक्चर का टाइमिंग अलग अलग रखो। बेटा कोशिश तो करते हैं, बट हर बैच को, हर सेंटर को सिंक्रोनाइज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है ना। प्लस हर सेंटर्स पे किसी ना किसी के प्री बोर्ड चल रहे हैं, किसी का प्रैक्टिकल एग्जाम लग रहा है, कहीं वैक्सीन लग रहा है, मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है ना। तो ऑनलाइन के लिए एक फिक्स रख देंगे 7:30 और 9:30 रख देंगे, जिससे ऑनलाइन बच्चा अटेंड कर पाए। हाँ सर। ठीक है, जो मैं ना तुम लोग के ग्रुप पे डाल दे रहा हूँ, खारघर वाले ग्रुप पे। बायोमोलिक्यूल पढ़ने के लिए आज ले लेंगे और इसी वीक में एक और लेक्चर ले लूंगा बच्चे बायोमोलिक्यूल का, है ना।
ठीक है, हाँ सर। चलो, अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ तुरंत, है ना।